Assalamu alaikum dear student. Today is our second lecture. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ डेटा की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये कुछ अदर फॉर्म ऑफ डेटा है जिसमें हमारे पास नंबर वन इज़ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? विच इज़ कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्स। जो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्राइमरी सोर्स क्या है, तो ऐसा डेटा जो हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। फिर हमने सेकेंडरी सोर्स के बारे में पढ़ा था कि ये वो सोर्स होता है जो हम खुद पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करते, हमारा पर्सनल डेटा नहीं होता, हम किसी और की इन्फॉर्मेशन को अपने लिए यूज़ करते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। अगर हम सेकेंडरी सोर्स से कुछ कलेक्शन कर रहे हैं उस डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन की बात करें, अगर वो कंप्लीट फॉर्म में है, 100% कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर 100% हमारे पास डाटा है तो वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। जैसा कि हमने बात की थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अगर हमारी क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स हैं, वो जो 70 स्टूडेंट्स होंगे वो हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन है, क्योंकि उसमें अंदर 100% स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। और इसकी हमने एक और एग्जाम्पल ली थी, जो हमारा होल ब्लड है, ब्लड इन अ बॉडी, जो हमारा कंप्लीट ब्लड है हमारी बॉडी में, वो हमारा पॉपुलेशन है। ठीक है। इसी पॉपुलेशन में एक पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर क्या होता है? द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ऐसी क्वांटिटी जो हम पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करते हैं, ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी अगर हम पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करेंगे वो पैरामीटर कहलाती है। अगर मैं, हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 70 स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, 70 स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ एनालिसिस कर रहा हूं, तो उस एनालिसिस को, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं पैरामीटर कहलाऊंगा। वो पैरामीटर कहलाती है, वो पैरामीटर उसको कहा जाता है। आंसर ऑफ पैरामीटर डज नॉट चेंज बिकॉज इट्स कवर 100% डाटा। याद रखिएगा, कभी भी पैरामीटर का आंसर चेंज नहीं होता। इट इज फिक्स इन नेचर। ये अपनी नेचर में हमेशा फिक्स होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये कैसे कांस्टेंट होती है? अज्यूम करें अगर हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं और अगर मैं 70 स्टूडेंट्स का एवरेज लूं, तो मेन अरिथमेटिक लूं, उनका सिंपल एक एवरेज लूं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में हम ये एवरेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक सिंपल आम सा एवरेज लूं उनका अगर, तो वो जो आंसर आएगा वो फिक्स आंसर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, हर बार आंसर फिक्स रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पैरामीटर में से 10 वैल्यूज है, 2, 5, 6, 4, 8, उसके बाद 7, 15, 20, 22 और यहां पे ले लें 25। अगर इन 10 वैल्यूज का मैं एवरेज लूं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 वैल्यूज का इन सारी वैल्यूज को सम किया तो आंसर 114 आएगा। और हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, जब 10 से डिवाइड किया तो 11.4 एवरेज आ गया। ठीक। अगर दोबारा मैं इनका एवरेज लूं, दोबारा 11.4 आएगा। अगर इन 10 वैल्यूज का अगेन थर्ड टाइम एवरेज लूं, दोबारा भी 11.4 आएगा, क्योंकि मैं 100% वैल्यूज का एवरेज ले रहा हूं। इसे याद रखिएगा, जो पैरामीटर का आंसर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक। इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक कैरेक्टर से, जैसे कि पॉपुलेशन मीन होगा। इंशाल्लाह चैप्टर 12 में डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर होगी। और पॉपुलेशन मीन को म्यू से, सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको MAU म्यू कहा जाता है। फिर एक और पैरामीटर है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से, ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और एक पॉपुलेशन वेरिएंस है जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। इंशाल्लाह चैप्टर 12 के ऊपर इसी के ऊपर बात होगी। ठीक।
फिर नेक्स्ट चलते हैं सैंपल पर। सैंपल है क्या? द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो कंप्लीट है, अज्यूम करें ये जो 10 वैल्यूज थी मेरे पास, ये 10 वैल्यूज मेरा पॉपुलेशन है, मीन ओवरऑल वैल्यूज 10 है। तो अगर इन 10 वैल्यूज में से मैं थोड़ी सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूं और उनका एवरेज लूं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सैंपल क्या है? पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा होल ब्लड, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो हमारा पॉपुलेशन है, और जो ब्लड सैंपल है ये हमारा सैंपल आ गया, यानी कि ब्लड का कुछ हिस्सा। सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में बहुत फर्क है। स्टैटिस्टिक्स पूरा सब्जेक्ट का एक नाम है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स है क्या, और ये सिंपल स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक मीन क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल। क्वांटिटी कह लें, कोई वैल्यू कह लें, कोई अमाउंट कह लें। अमाउंट, क्वांटिटी, वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल। सैंपल की कैलकुलेशन से जो हमारे पास वैल्यू या अमाउंट आती है, उस अमाउंट को या वैल्यू को स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इट इज नॉट फिक्स इन नेचर। ये पॉपुलेशन की तरह फिक्स नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। हम सैंपल बदलते रहेंगे, हमारा आंसर बदलता रहेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जब हमने यहां पर 10 वैल्यूज का आंसर लिया, हमारा आंसर आया 11.4। अब यहीं से हम कोई अपनी मर्जी का सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं 4 वैल्यूज का। तो हमने कोई 4 वैल्यूज का सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, हम वो 4 वैल्यूज पिक कर लेते हैं, 6, 8, 7, 20। तो हमने एक वैल्यूज ली 6, 8, 7 और 20। हम देखते हैं इसका एवरेज क्या था 6, 8, 7, 20 का। 6, 8, 7, 20 का हमने अब एवरेज कैलकुलेट किया। 6, 8, 7, 20, 41 सम आया, वैल्यूज 4 थी, हमारे पास आंसर आ गया 10.25। हमारा एवरेज 10.25 आ गया। ठीक, अब हम कोई और सैंपल लेते हैं। अब हम सैंपल चेंज करते हैं जरा, फिर देखते हैं आंसर में क्या कोई फर्क आता है या 10.25 पॉपुलेशन की तरह कांस्टेंट ही आंसर रहता है। अब हम सैंपल चेंज करें। अब की बार जो हमने सैंपल लिया वो ले लेते हैं 2, 15, 5 और 22। ये सैंपल ले लेते हैं 2, 5, 15 और 22। अब हमने सैंपल लिया, वही 4 वैल्यूज का सैंपल लिया, देखते हैं इनका एवरेज क्या आता है। तो जब हमने इनका एवरेज लिया 2, 5, 15, 22, तो 44 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 11। देखें जैसे ही हमने सैंपल चेंज किया हमारा आंसर चेंज हो गया। इट्स मीन जो स्टैटिस्टिक होते हैं उनके आंसर कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, कभी भी सेम नहीं आते। क्यों? जब जब हम सैंपल वेरी करते रहेंगे स्टैटिस्टिक के आंसर बदलते जाएंगे, इसलिए ये वेरी इन नेचर होता है। स्टैटिस्टिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लेटर से, जैसे कि सैंपल मीन पॉपुलेशन में म्यू होता है जो कि ग्रीक लेटर है, और सैंपल में जो सैंपल मीन होगा वह एक्स बार होगा। पैरामीटर में जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा होता है, जबकि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है, कैपिटल एस। और इस तरह पैरामीटर में जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो सिग्मा का स्क्वायर होता है, जबकि सैंपल में स्टैटिस्टिक जो सैंपल वेरिएंस होता है वो एस स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था, नंबर 1 इज कलेक्शन। हमने कलेक्शन के बारे में सीखा सबसे पहले कि सोर्स ऑफ कलेक्शन देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स देखा। फिर हमने डाटा की कुछ टाइप्स पढ़ी, उसके बाद फिर हम अब ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारे पास 2 तरह की प्रेजेंटेशन होती है, या तो टैबुलेशन फॉर्म, टेबल फॉर्म बना लें, या तो उसके कुछ ग्राफ्स बना लें। टैबुलेशन फॉर्म में हमारे पास 2 तरह के तरीके होते हैं,
एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, ये क्या होता है इंशाल्लाह देखेंगे इसको अभी। एक स्टेमर लीफ डिस्प्ले, स्टेमर लीफ के जरिए भी हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म। इस ग्राफिकल फॉर्म में भी हमारे पास दो तरह के तरीके हैं। नंबर 1 हम ग्राफ्स बना लें, नंबर 2 हम कुछ चार्ट्स बना लें। इस ग्राफ में हम किस किस तरह के ग्राफ्स बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। नंबर 1 है हिस्टोग्राम, हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, इसके अंदर दो फर्दर हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एक हिस्टोग्राम विद इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह, और एक अगर अनइक्वल इंटरवल हो। ये इक्वल और अनइक्वल इंटरवल क्या इंशाल्लाह ताला पहले इसको सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो हिस्टोग्राम में इक्वल इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा और अनइक्वल इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। उसके बाद ग्राफ में सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। देन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, जिसको ओजाइफ भी कहा जाता है। उसके बाद हम टाइम सीरीज ग्राफ बनाना सीखेंगे एंड द फाइनली सेमी लॉग ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक, और इस तरह हम चार्ट्स में सिंपल बार चार्ट सबसे पहले बनाएंगे, फिर मल्टीपल बार चार्ट बनाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बार चार्ट, और यहां इसी के साथ ही हम परसेंटेज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बार चार्ट भी बनाना सीखेंगे, और वहां से इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। और फाइनली हम पाई डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे हम ये सारा सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सारा के सारा फेस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं टैबुलेशन फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाएंगे। तो यहां तक जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हमने जब डेटा कलेक्ट किया, ये जब डेटा हमने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया होगा, वो हमारा रॉ डेटा होता है, वो हमारा अनप्रोसेस का मतलब होता है अभी तक हमने कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं किया। वो जो डेटा होता है वो अभी ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जो ओरिजिनल फॉर्म में हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। जैसे कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कुछ टेस्ट दिए, टेस्ट में कुछ मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहां पे लिख दिया। ठीक, तो अब ये सारी की सारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं नजर नहीं आ रही। मतलब अगर मैं 2, 5, 7 देखूं तो जल्दी से डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो अगर हम इस ओरिजिनल डाटा को कन्वर्ट करें और इससे कुछ मीनिंगफुल फॉर्म लेना चाहें, टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, अगर हम अपने रॉ डाटा को, ओरिजिनल डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे? आफ्टर एन अरेंजिंग meaningful form, after arranging data, into ascending और descending order, अगर हम अपने ओरिजिनल डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो कुछ ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देना शुरू कर देगा। जैसे कि हमने इस सारी इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्विक वे में मिलना शुरू होगी। तो हमने कहा 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 नंबर हासिल किए हैं, और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 नंबर हासिल किए हैं, 2 स्टूडेंट ने 6 नंबर, 2 स्टूडेंट ने 7 नंबर, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 8 नंबर हासिल किए। तो कुछ मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी। अगर हम चाहते हैं इससे भी मीनिंगफुल, इससे भी ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिले, तो फिर हम बनाते हैं एट द एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें सबसे क्विक और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो करती है। अगर हम अपने इस एग्रीगेटेड डाटा को, प्रोसेस डाटा को या अरे ऑफ डाटा को फर्दर मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वी मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, इसके लिए अभी फर्दर देखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
कैसे बनाई जाती है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे। नंबर 1, जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सबसे पहले जो आपके पास गिवन डाटा होगा उस डाटा की आपने सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करनी है। ये रेंज क्या होती है? किसी भी गिवन डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। अगर हम मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास उस डाटा की रेंज आ जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और हमारे डाटा में मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद रेंज कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना है नंबर ऑफ क्लासेस। आप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं, आपने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है, कितनी क्लासेस बनानी है, 5, 10, 12, कितनी क्लासेस बनानी है, ये आपको बताएगा अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज, टोटल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अज्यूम करें आपके पास टोटल वैल्यूज 15 है, तो ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज का। आपने log 15 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 3.3 से और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये C डिनोट करता है नंबर ऑफ क्लासेस। तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगी, यानी कि इतनी क्लासेस हमें बनानी चाहिए। उसके बाद क्लासेस के दरमियान गैप कितना रखना है, क्लासेस के दरमियान साइज कितना होना चाहिए क्लास का, उसके दरमियान गैप कितना होना चाहिए, ये हमें बताएगा। थर्ड पे डिसाइड करेंगे क्लास साइज। क्लास साइज को क्लास इंटरवल भी कहा जाता है, विड्थ ऑफ क्लास और हाइट ऑफ क्लास भी कहा जाता है। ये कैसे फाइंड करेंगे? यहां से जो हमने रेंज फाइंड की होगी, उस रेंज की अमाउंट को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो नंबर है वो 25 है और जो मिनिमम वैल्यू है अज्यूम करें वो 5 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। 20 हमारी क्या रेंज है। फिर हमने जो रेंज आ गई, फॉर एग्जांपल ये 20 आ गई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है वो 15 वैल्यूज है। ये नंबर ऑफ वैल्यूज है और ये मैक्सिमम वैल्यू है उस डाटा की। अज्यूम करें 15 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो 25 है और सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो 5 है। तो आंसर हमारे पास रेंज का आ गया 20, वो हमने रेंज का आंसर यहां पर रख दिया 20। फिर हमने देखना नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो हमारे पास 15 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 15 को पुट कर देंगे, तो log ऑफ 15 इंटू 3.3 प्लस 1 करेंगे, तो देखते हैं आंसर क्या आया। log 15 मल्टीप्लाई बाय 3.3, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 4.88। तो इसका आंसर आ रहा है 4.88। अब 4.88 तो क्लासेस नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल हमने क्लासेस बनानी है, ठीक। तो क्लास साइज क्या होना चाहिए, तो रेंज हमारी आ गई 20, साइज ऑफ क्लास हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब साइज ऑफ क्लास हम 4 रख लेंगे, ठीक। तो जब नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड हो गई, साइज ऑफ क्लास डिसाइड हो गया, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का नाम है, ये एक प्रेजेंटेशन का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं जो अरेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाटा, उसके बाद कुछ टैली मार्क बनाएंगे और एंड में फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। यानी कि क्लास प्लस टैली मार्क प्लस फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फिर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो तरह की आती है, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइए इनको क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक क्लास हु गॉट द फॉलोइंग मार्क्स। उन्होंने कुछ मार्क्स हासिल किए 7, 4, 5, 6, 8, 10 एटसेट्रा, सारे मार्क्स हासिल किए।
तो सबसे पहले एग्जामिनर ने बता दिया कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 है, 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आइए इनको काउंट करते, 15 है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा, एग्जामिनर ने कहा 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे इसकी जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाकर दिखा दो। अब हमने क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो ये जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं ये हरगिज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाया जाता है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, यू हैव टू परफॉर्म मस्ट, वो ये वाला है, रेंज वाला, सबसे ये जरूरी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे रेंज क्या है हमारे डाटा की, यानी कि मुझे वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, मुझे वैल्यूज लिखना कहां से स्टार्ट करनी है और मुझे वैल्यूज को खत्म कहां पे करना है। सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए, फिर ही तो मैं क्लासेस बना पाऊंगा। तो सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट करनी है। तो आए देखते हैं कि हमारे इस डाटा में रेंज क्या है। तो आपको पता है कि रेंज के लिए आपको एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है और एक XM फॉर मैक्सिमम वैल्यू, X नॉट फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे डाटा में, वो 10 है, तो हमने लिख दिया 10। और मिनिमम वैल्यू हमारे डाटा में क्या आ रही है, वो आई थिंक सो 4 आ रही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, तो आंसर आ गया 6। इस आंसर को बॉदर नहीं करना, इस आंसर को बॉदर नहीं करना, बस हमें 4 और 10 चाहिए था। मैं अपने डाटा को लिखना कहां से स्टार्ट करूं, मुझे ये तो पता होना चाहिए। ये तो नहीं है कि मैं 1 2 3 से लिखना स्टार्ट कर दूं। 1 2 3 मैं लिख तो लूं, लेकिन 1 2 3 का कोई डाटा ही नहीं आ रहा, वहां पे 0 0 आता रहेगा। तो हुआ क्या, मैंने जस्ट अपना टाइम जाया किया 1 2 3 लिखकर। मुझे वैल्यूज को स्टॉप कहां करना है, वो मुझे बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, वेयर यू स्टॉप योर वैल्यूज। लिखना कहां से स्टार्ट करना है, वो मुझे बताएगा मेरी मिनिमम वैल्यू। तो ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो इसको लिखते हैं जरा कि डाटा कहां से कहां तक फॉल कर रहा है। तो 4, उसके बाद सीक्वेंस वाइज बस लिखते रहे, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने अपनी क्लासेस 4 से लेकर 10 तक लिख ली। ये मैंने 4 और 10 से क्यों लिखे, क्या मेरी अपनी मर्जी थी? बिल्कुल मेरी अपनी मर्जी नहीं थी, ये तो मुझे रेंज ने बताया। रेंज ने बताया कि आपकी मिनिमम वैल्यू 4 है, यू हैव टू स्टार्ट योर क्लास फ्रॉम वैल्यू 4 एंड वेयर यू स्टॉप योर वैल्यू, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि जब 10 आ गया यू हैव टू स्टॉप योर क्लासेस, आपको अपनी क्लासेस को स्टॉप कर देना, बनाना। तो सबसे पहले अपने रेंज फाइंड करने के बाद सारी वैल्यूज को फिल कर लेना। तो ये आपकी बन गई क्लास। उसके बाद बनाना टैली मार्क। ये टैली मार्क है क्या, ये सिर्फ कैलकुलेशन प्रोसेस का नाम है, वैल्यूज को काउंट करने का नाम है। अब हमने ये देखना है टैली मार्क में ये जो 4 है ये कितने टाइम आया है, हम उतने टाइम इसको लिखते रहेंगे। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप 1 बाय 1 मूव करें। आप ऐसा ना करें कि पूरी वैल्यू से पहले 4 को जाके ढूंढें, अभी तो वैल्यूज 15 है, अब ऐसा कर तो लेंगे, लेकिन अज्यूम करें अगर ये 50 और 100 का डाटा आ जाए तो पूरी 100 की वैल्यूज में, 100 के डाटा में 4 को, सिंपल 4 को कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कोई 4 मिस हो जाए, हो सकता है कोई 4 डबल काउंट हो जाए। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ये होता है टैली मार्क बनाने का कि 1 बाय 1 टैली मार्क बनाए। इससे क्या होता है, कोई ओमिशन नहीं होती, कोई वैल्यू रह नहीं जाती और कोई वैल्यू डबल काउंट नहीं होती। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मूव करते हैं। 7 का क्रॉस क्या, 7 कहां आ रहा है, यहां पे, वहां पे एक हमने यहां पे एक लाइन लगा दी, इट शो 7 1 टाइम आ गया, ये टैली मार्क होती है। फिर 4 कहां पर आ रहा है, यहां पे एक 1 लाइन लगा दी, देन 5 यहां पर आ गया, 6 इधर आ गया, 8 यहां पर आ गया। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रही है? हर एक पॉइंट को मार्क करते रहे और साथ साथ उसके टैली मार्क बनाते रहे।
10 यहां पर आ गया, 9, अभी तो सारे 1 1 टाइम आते जा रहे हैं, अभी तक तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। अच्छा देन देखते हैं 7, दिस इज योर 7, सेकेंड टैली मार्क आ गई 7 की। देन 8, ये 8 आ गया आपका। उसके बाद 4 6 9, 4 6 9, 10 9 6, 10 9 6, दैट इज योर टैली मार्क। तो ये आपकी टैली मार्क होगी, ठीक है, ये आपकी टैली मार्क हो गई। अब इस टैली मार्क को हम जरा काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको हम काउंट कर लेते हैं। 2 है तो यहां पे नंबर 2 लिख दें, 1 है यहां पे 1 आ गया, 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 में हमारे पास 1 आ गया था, ठीक है, और 6 में हमारे पास 2 आ गया था, ठीक है। तो 5 1 होगी। 6 की कितनी वैल्यूज हैं, एक ये 6 है हमारे पास, और एक ये 6 है, और एक ये 6 है। 6 में हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो 6 हमारे पास 3 आ गया। 7 कितने हमारे पास 3 चेक करते हैं, 1 2 7 हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 7 हमारे पास यहां पे 2 है, 7 2 हो गए। 8 कितने हैं, एक ये 8 है हमारे पास, और एक ये 8 है हमारे पास, तो 8 भी हमारे पास 2 आ गए। उसके बाद 9 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, जो 9 हमारे पास हैं वो 3 हैं। 10 कितने हमारे पास, 1 और 2, 10 हमारे पास 2 है। इन सबको जरा काउंट करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 10 और 5 15। तो जितनी हमने ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे, तो यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, वो भी 15 आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए, जिसमें कोई ग्रुप्स नहीं बने। देखिए इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, 4 के बाद 5 6 7 8 9 आ रहा है। अगर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने बन गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड टाइप देखते हैं, व्हाट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। बाय यूजिंग द क्वेश्चन नंबर 1 डाटा मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जामिनर ने खुद कह दिया कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ बाय यूजिंग क्लास इंटरवल एज 2। ये बात याद रखिएगा कि एग्जामिनर नॉर्मली प्रैक्टिस ये है, एग्जामिनर हमेशा क्लास इंटरवल खुद बताया करता है। हमें हरगिज जरूरत नहीं है इस मेथड को अप्लाई करते हुए यहां से नंबर ऑफ क्लासेस को कैलकुलेट करने के, एग्जामिनर नॉर्मली बताया करता है। और वैसे भी आई कैप में आपको हरगिज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि हमें पता है हमारा एमसीक्यू पेपर है, वो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा, वो साथ से इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा। अभी वो क्वेश्चन की स्टेज नहीं आई, क्योंकि बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हमें फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम दिस स्क्रैच पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया कैसे जाता है। अभी हम सिंपल सीख रहे हैं, अभी एग्जाम क्वेश्चन नहीं आ रहे। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा ना कि मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप वाली बना दो, ग्रुप वाली बना दो। आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी बनाई आएगी, आपको ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी बनाई आएगी। फिर यहां से हमने कुछ क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जामिनर
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन कर कर क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट अभी हम इसको बनाना सीखेंगे। तो एग्जामिनर ने कहा कि क्लास इंटरवल यानी कि क्लासेस के दरमियान जो गैप रखना है, जो साइज ऑफ हाइट ऑफ क्लास रखना है, वो 2 का रखना। तो बिल्कुल हम अपने पहले वाले स्टेप के अकॉर्डिंग, बेशक वो अनग्रुप हो या ग्रुप हो, सबसे पहले डाटा का रेंज कैलकुलेट करेंगे। हमने यही डाटा कैलकुलेट किया और जब हमने रेंज कैलकुलेट की हमें पता मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। इट्स मीन मुझे क्लास बनाना स्टार्ट करना है 4 से और एंड कहां करूंगा 10 पर। तो आए क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे 4 से स्टार्ट लेना है तो मैं 4 से स्टार्ट ले लेता हूं और क्लास इंटरवल कितना रखना है, याद रखना है 2 का गैप रखना है। तो 4 5, फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10 तक रुकना है हमने, याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 है हमारी। तो 9 के बाद 10 आ गया 11, बस क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई, क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि सर 4 - 1 करें, 4 और 5 के दरमियान गया तो 1 आ रहा है, यानी कि 5 - 4 करें आंसर तो 1 आ रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा था यहां पे तो 2 का गैप आना चाहिए, तो यहां पे तो 1 आ रहा है, तो लगता सही नहीं है। तो इसकी रीजन इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद, कुछ थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। अभी तक के लिए बस ये बात याद रखें 4 और 5 इन दोनों नंबर को शामिल करना है, ये दोनों इंक्लूसिव नंबर है, 4 भी इंक्लूडेड है 5 भी इंक्लूडेड है। अब गिने 4 और 5 ये 2 नंबर हैं, 6 और 7 2 नंबर हैं, 8 और 9 दैट इज 2 नंबर, 10 11 दैट इज 2 नंबर। इट्स मीन ये 2 नंबर का गैप ही आ रहा है, ये 1 नंबर का गैप नहीं है। 4 और 5 को काउंट करना है, 4 एंड 5 2 नंबर है, 6 7 2 नंबर है, तो हर एक में 2 का गैप आ गया। ठीक है, हर एक में हमने 2 का गैप यहां पर हमने ले लिया। जब हमने 2 का गैप ले लिया उसके बाद हम इनकी टैली मार्क बनाते हैं। तो टैली मार्क बनाने के लिए हम दोबारा से अपने इस प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज को जरा दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज हैं 7 4 5 6 8 10 9, फिर 7 8 4 6 9 10 9 और 6 की 15 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हमने देखना कि 4 एंड 5 की रेंज के दरमियान कितनी वैल्यूज फॉल कर रही हैं। तो 7 कट किया, 7 तो यहां पर आ रहा है, यहां पे 1 हमने एक लाइन लगा दी, 4 यहां पे आ रहा है, यहां पे एक लाइन लगा दे, 5 भी यहां आ रहा है, देखें 5 इस क्लास में आ रहा है तो यहां पे हमने एक लाइन लगा दी। ठीक है, देन 6 इस क्लास में फॉल कर रहा है, 6 एंड 7, देन 8 योर 8 10 ये 10 आ गया, फिर 9 का आ रहा है, यहां पर आ रहा है इस क्लास में, 9 को यहां कर दे, देन 7 फिर 8 इस क्लास में आ गया, देन 4 आ गया, 4 हमारा कहा रहा है किस क्लास में आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है, 6 इस क्लास में आ रहा है, 9 इस क्लास में, 10 इस क्लास में, 9 अब 4 आ गया। उसके बाद ये 5 का एक बंडल बना दे। ठीक है, इट्स मीन ये 5 का एक बंडल बन गया, देन 6 इधर आ रहा है, फिर ये 5 का एक और बंडल बन गया। ठीक है, अब इनको काउंट करें जरा, 15 देखें बनते कि नहीं बनते, 3 आ गया, ये 5 और ये 2, 5 और 5 10, 10 और 5 15, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जितना हमारा डाटा था, उतनी ही एट द एंड फ्रीक्वेंसी निकलेगी। याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 15 स्टूडेंट्स हैं तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 15 आएगा, बेशक अन ग्रुप हो, बेशक वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ठीक है, यहां तक हमारा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डाटा, और ये हमारा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थी। अब इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।